चलिए जय हिंद। आज की क्लास में देखते हैं टिश्यू कल्चर। क्लास 10th की एक खास टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आखिर देखा जाए कि टिश्यू कल्चर में होता क्या है। टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि किसी एक सेल से, एक ऑर्गेनिज्म के किसी एक सेल से एक नया बॉडी तैयार कर देना, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देना, ये टिश्यू कल्चर है। लेकिन इसके लिए कुछ खास मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे में एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम की आवश्यकता होती है, दूसरा एसेप्टिक कंडीशन की आवश्यकता होती है, तीसरी बात एरेशन की आवश्यकता होती है। मिनिमम 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है किसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। चलिए तो टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं कि कैसा कैसा इसका हिस्ट्री रहा। तो सबसे पहली बात है कि हैबरलैंड एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? हैबरलैंड, 1913। इन्होंने एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं तैयार कर पाए थे, लेकिन इन्होंने ये पता कर लिया था कि आने वाले समय में एक सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म की तैयारी किया जा सकता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। कौन पता कर लिए थे? हैबरलैंड। इसी कारण से इनको फादर ऑफ टोटिपोटेंसी भी बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टोटिपोटेंसी इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने पता किया था कि एक सिंगल सेल से आने वाले समय में नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जा सकता है, लेकिन एफसी स्टीवर्ट एंड हिज कोवर्कर्स कब? 1950 में। आने वाले समय में एफसी स्टीवर्ट खास करके पूछता है क्वेश्चन कि टिश्यू कल्चर में सबसे पहला व्यक्ति कौन है, सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है कि एक सिंगल सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया बॉडी का डेवलपमेंट किए थे, तो वो थे एफसी स्टीवर्ट। और साथ साथ इनको कोवर्कर्स कहते हैं। कोवर्कर्स कहने का मतलब जो साथ साथ काम करने वाले होते हैं उसको कोवर्कर्स कहते हैं, जो साथ में काम करते हैं उनको कोवर्कर्स कहते हैं। एफसी स्टीवर्ट के साथ कुछ कोवर्कर्स भी थे। कब? 1950 में। इन्होंने एक सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया। तो उस समय के लिए सबसे बड़ी बात थी कि एक सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देना है। टिश्यू कल्चर में हैबरलैंड इनको फादर बोला जाता है, और एफसी स्टीवर्ट ने इस कल्चर को कर दिखाया था। चलिए तो इसका बात देखते हैं कि टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या चीज है। टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या चीज है। तो टिश्यू कल्चर में है कि एक सिंगल सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देना, और नया ऑर्गेनिज्म तैयार करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा तो नहीं है कि नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक सेल निकाले, यहाँ पर रख दिए, सेल से एक नया बॉडी तैयार हो, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में कह रहा है कि सबसे पहला एक मीडियम होना चाहिए, उस मीडियम का नाम है न्यूट्रिएंट मीडियम। और दूसरी बात है एसेप्टिक कंडीशन। तीसरी बात है एरेशन। चलिए तो न्यूट्रिएंट मीडियम में कहने के बाद है कुछ एक मान के चलिए कि एक हम लोग ग्लास लेते हैं या एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं इतना बड़ा, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कंपाउंड्स यानी कुछ मटेरियल्स इसमें हम लोग डाल देते हैं। इसी मीडियम को कह रहा है कि न्यूट्रिएंट मीडियम। और मीडियम ऐसा आना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब है कि जो ऐसा मीडियम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया जाए। और एसेप्टिक कंडीशन कहता है कि किसी भी स्थान पे, मतलब माइक्रोब्स पे यानी कि पैथोजेंस जिससे हम लोग की हार्मफुल होती है। हार्मफुल में जनरली बैक्टीरिया वायरस तो कॉमन है। बैक्टीरिया वायरस की यहाँ पे ग्रोथ ना हो, इसके लिए कहा जाता है कि एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी बात कि न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए। एरेशन मतलब वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से प्रॉपर लाइट वगैरह की सुविधा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एयर इन वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो इसकी बात नहीं। तो कंडीशन में सबसे पहला न्यूट्रिएंट मीडियम, दूसरा एसेप्टिक कंडीशन, तीसरा एरेशन। तो अब कह रहा है कि न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ कंपोनेंट्स रहने चाहिए। और कंपोनेंट्स कौन सी रहनी चाहिए, आइए देखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ कंपोनेंट्स रहने चाहिए। और कंपोनेंट्स कौन सी रहनी चाहिए, तो सबसे पहला कहता है कि माइनर
माइनर एलिमेंट्स रहना चाहिए। दूसरी बात, कुछ विटामिन रहना चाहिए। चौथी बात, तीसरी बात, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर रहना चाहिए, ग्रोथ प्रोमोटर। चौथी बात, सुक्रोज भी रहना चाहिए, एंड सो ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी रहना चाहिए। तो माइनर एलिमेंट्स रहना चाहिए, विटामिन रहना चाहिए, ग्रोथ प्रोमोटर रहना चाहिए, सुक्रोज रहना चाहिए, एंजाइम्स रहना चाहिए। ग्रोथ प्रोमोटर में खास बात ध्यान देखिए कि इसमें जनरली 2 आते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फाइटोकिनेसिस यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स में जनरली 5 हार्मोन्स होते हैं। 5 हार्मोन में ग्रोथ प्रोमोटर जो हार्मोन है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एक है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। क्या है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है प्लांट्स की लंबाई बढ़ाती है और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अब कह रहा है कि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम तो इतना रहना चाहिए और एक सेल उठा करके कहीं से हम लोग इसमें रख देते हैं। एक सेल क्या करते हैं? उठा करके रख देते हैं। और दूसरी जो थी एसेप्टिक कंडीशन, दूसरी कौन थी? एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन में कह रहा है 3 चीजें ध्यान देने की बात है कि इस मीडियम जो तैयार किया जा रहा है, इस मीडियम में पहले से कोई पैथोजेंस नहीं रहना चाहिए। इस मीडियम में पहले से कोई पैथोजेंस नहीं रहना चाहिए। और जितने भी एलिमेंट्स, विटामिन, ग्रोथ प्रोमोटर, सुक्रोज, एंजाइम्स, ये सब कंपोनेंट्स हम यानी कि कंपाउंड ये सब इसमें डाल रहे हैं, तो ये सब कंपाउंड्स में भी कोई पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरस नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, एसेप्टिक कंडीशन की दूसरी बात कि जो हम लोग यहाँ सेल रखे हैं, इस सेल में भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस नहीं रहने चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी बात है एसेप्टिक कंडीशन की कि जो हम लोग ये सेल को ले रहे हैं और सेल जो है स्वस्थ होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि ये सेल ही खुद ही बीमार है। तो चलिए इतना बात काफ़ी है टिश्यू कल्चर के लिए। कुछ कंडीशंस हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसके लिए माइनर एलिमेंट्स, विटामिन, ग्रोथ प्रोमोटर, सुक्रोज, एंजाइम्स और एसेप्टिक कंडीशन भी होनी चाहिए और एरेशन भी होनी चाहिए, एरेशन, अच्छे वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट भी होनी चाहिए। और तो टिश्यू कल्चर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन वो सारे सब पढ़ने के लिए एक टर्म आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के साथ अगर इंजीनियरिंग किया जाए तो बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक में आते हैं। बायोटेक ये सब ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं हालांकि, लेकिन थोड़ा सा एक टर्म दे दिया गया था एनसीईआरटी में, तो चलिए इस वजह से हम लोग टिश्यू कल्चर देख लिए थे। ओके, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना है टिश्यू कल्चर पे द एंड। आगे लेकिन जो भी आपको बचा है टॉपिक विगत अगले हफ्ते तक वो शायद समाप्त कर दिया जाएगा, इसका रिप्रोडक्शन चैप्टर का। और जो रिप्रोडक्शन में आप लोग पढ़े थे, एक बच्चे ने कोई फ़ोन करके या फिर कमेंट करके बोले थे कि मतलब हाइड्रा में क्या रीजनरेशन होते हैं कि नहीं, लेकिन ये स्पष्ट मान लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक खास चीज लिखा हुआ है रीजनरेशन में कि हाइड्रा एंड प्लेनरिया ये दोनों में रीजनरेशन होते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड भी करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से हर एक एग्जाम्पल रीड कर लीजिएगा। जैसे स्पोर फॉर्मेशन है, उसमें एक अच्छा राइजोपस का एग्जाम्पल है। ये नहीं कि केवल राइजोपस में ही स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं है तो उसमें नहीं, लेकिन होता है। लेकिन धीरे धीरे आप लोग डीपली भी अध्ययन करते रहिए। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रश्न हो, आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या तो फिर मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज। उससे हम आपकी क्वेश्चन की आंसर जो है अगले वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोग उसमें हम पब्लिश कर देंगे। ओके।